हेलो बच्चों, हिंदी के रिवीजन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पदभेद और उस पदभेद के अंतर्गत हम सीखेंगे क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया कहते किसको है, यानी कि क्रिया की परिभाषा क्या है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि क्रिया की परिभाषा बताइए, तो हम कहेंगे कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना, क्या जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर उदाहरण देखें तो हम कहें राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पढ़ रहा है वो क्रिया है। बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ खेल रहा है वो क्रिया है। अब चलते हैं भेद की ओर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। ठीक है, जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। व्यापार या कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा कपड़े धो रही है, तो वो सकर्मक वाक्य है या अकर्मक, ये जानने के लिए हम प्रश्न पूछेंगे, राधा क्या कर रही है या क्या धो रही है? तो उसका उत्तर आ जाएगा राधा कपड़े धो रही है। तो यहाँ कपड़े है वो कर्म है, इसलिए इस वाक्य को हम कहेंगे सकर्मक। और अगर इसी वाक्य को हम ये कहें कि राधा धो रही है, भाई क्या धो रही है, तो कुछ उत्तर नहीं है, तब हम कहेंगे यह वाक्य अकर्मक है ना। तो जब कर्म हो तो वो हो जाएगा सकर्मक, कर्म न हो तो वो हो जाएगा अकर्मक, है ना। तो अब हम अकर्मक के बारे में देखते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़े। दोनों किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े। ठीक है, अर्थात वे कर्ता तक ही सीमित रहे और उनसे केवल कार्य का होना ज्ञात हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा बना रही है, अब क्या से प्रश्न पूछो तो कहेंगे बना तो रही है पर क्या, नहीं है ना कर्म, इसलिए हम कहेंगे ये अकर्मक वाक्य है ना। सकर्मक का वैसे देखें तो दो भेद और हो सकते हैं, एक है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि संरचना की दृष्टि से भेद कितने हैं ये पूछा जाए तो हम कहेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। ठीक है, जैसे एक वाक्य लेते हैं हम कि राधा ने खाना खा लिया होगा। ठीक है, यह वाक्य है, इसमें राधा कौन सी क्रिया कर रही है, तो हम कहेंगे कि भाई खा लिया होगा ये क्रिया कर रही है ना। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो यहाँ खाना भी क्रिया है, लिया यानी लेना भी क्रिया है और होगा यानी होना भी क्रिया है। यहाँ 3 क्रियाएं दिखाई दे रही है ना, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर क्रिया संयुक्त है। क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो इस संयुक्त क्रिया की अगर परिभाषा समझे तो हम कहेंगे कि जो क्रिया दो या दो से अधिक, है ना, भिन्न अर्थक क्रियाओं के मेल से बनती है। ठीक है ना, ये दो या दो से अधिक हुई ना क्रिया, तो जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पर हमारे इस वाक्य में आया खाना, लेना, होना, है ना। इसलिए ये क्रिया 3 शब्दों से मिलकर बनी है, इसलिए इसको हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। जैसे उसने किसान की जमीन हथियाई थी। ठीक है। अब इसमें देखो कि हथियाई, इसमें हाथ संज्ञा है ना, लेकिन उस संज्ञा से हथियाई ये क्रिया बनी है। जैसे कोई दूसरा वाक्य बात कहो कि दुख से हम क्रिया बनाए दुखाना, है ना। जैसे फिल्म से फिल्माना। ठीक है। खर्च से खर्चना, अपना से अपनाना। तो जो इस प्रकार की क्रियाएं होती है उसको हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अगर हम नाम धातु क्रिया की परिभाषा समझे तो हम कहेंगे कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं, है ना। तो हमारे लिए समझने वाली ये बात है कि मुख्य शब्द तो होता है संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, है ना, और उससे हम बना लेते हैं क्रिया, तब हम कहेंगे नाम धातु क्रिया। ठीक है। तो संरचना की दृष्टि से पहला भेद था हमारा संयुक्त क्रिया, दूसरा भेद हो गया नाम धातु क्रिया, है ना। अब चलो आगे देखते हैं। एक वाक्य है, माता जी ने बहू रानी से खाना बनवाया। ठीक है। यहाँ क्रिया क्या हुई है कि भाई खाना बनवाया, है ना। लेकिन यहाँ माता जी ने खुद नहीं बनाया है, किससे बनवाया है? बहू रानी से। ठीक है। तो जब हम स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं और अन्य किसी से करवाते हैं तो उस क्रिया को कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है ना। क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा हम इस प्रकार कहेंगे कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके, ठीक है ना, कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा अन्य किसी से करवाता है। ठीक है। वहाँ प्रयुक्त क्रिया, यहाँ हमारी प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? खाना बनवाया, है ना। क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है। अगर दूसरा कोई वाक्य हम देखें कि मैंने सफाई करवाई, तो मैंने स्वयं सफाई नहीं की लेकिन करवाई, इसलिए ये हो गया प्रेरणार्थक वाक्य। ठीक है ना। मैंने पूजा करवाई, तो मैंने पूजा नहीं की लेकिन पुजारी से पूजा करवाई, तो किसी और से करवाई, इसलिए हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो हमारे संरचना की दृष्टि से पहला था संयुक्त क्रिया, दूसरा था नाम धातु क्रिया, तीसरा था प्रेरणार्थक क्रिया। अब बची 2 और क्रियाएं। ठीक है। चलो आगे का वाक्य देखते हैं। मैं खाना खाकर आया हूँ। ठीक है। यहाँ पर क्या क्रिया क्या हो रही है? खाकर आया हूँ। ठीक है। यहाँ पर ये खाकर जो शब्द है ये आया हूँ क्रिया से पहले आई है ना। भाई एक क्रिया खाकर पहले हुई है, उसके बाद आया हूँ ये क्रिया बाद में हुई है। तो यहाँ पर हम खाकर को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि भाई एक के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो ऐसी क्रिया को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो संरचना की दृष्टि से हमारा चौथा प्रकार हो गया पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। आगे का वाक्य देखते हैं।
अब तुम सब खेलने जाओ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? खेलने जाओ, यानी कौन सी क्रिया हो रही है? खेलने जाने की। लेकिन यहाँ पर भी कर्ता स्वयं नहीं करता है, लेकिन दूसरों को कहता है कि आप जाओ। जाओ यानी यहाँ पर आज्ञा दी है ना। तो जहाँ पर आज्ञा हो, अनुमति हो, प्रार्थना हो, उस क्रिया को हम कहेंगे आज्ञार्थक क्रिया। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि से 5वां प्रकार हो गया आज्ञार्थक क्रिया। ठीक है, अगर हम इसका रिवीजन करें तो हम कहेंगे कि संरचना की दृष्टि से पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और 5वां है आज्ञार्थक क्रिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्रिया के वाच्य। वाच्य के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे पहला वाक्य है वह घर जा रहा है, तो यहाँ घर कौन जा रहा है? वह। हमारे पास कर्ता है, इसलिए हम कहेंगे इसको कर्तृवाच्य, यानी कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, इसलिए इसको हम कहेंगे कर्तृवाच्य। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आता है कि वह घर जा रहा है, ये कैसा वाक्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? तो हम कहेंगे कि ये कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया का प्रधान विषय क्या है? कर्ता। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं। अब मुझसे रोटी खाई जा रही है, तो यहाँ अब मुझसे, लेकिन जोर आ रहा है रोटी खाई जा रही है, कर्म पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया होने के कारण इसको हम कहेंगे कर्मवाच्य। ठीक है, आगे का वाक्य है मुझसे चला नहीं जाता है। यहाँ ये जो अर्थ या भाव है उसकी प्रधानता है कि मैं मुझसे चला नहीं जाता है। ठीक है ना, ये एक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसे भाववाच्य। ठीक है, तो क्रिया के वाच्य के आधार पर 3 भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और है भाववाच्य। ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे क्रिया किसको कहते हैं? जिस शब्द से काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। ठीक है, जहाँ कर्म प्रयुक्त हो वहाँ कहेंगे सकर्मक, जहाँ कर्म प्रयुक्त न हो वहाँ कहेंगे अकर्मक। ठीक है, और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कहें तो 5 भेद है। जब कोई खाना तो कर्म है हमारा, लेकिन खा लिया होगा, इस तरह से जब 3 क्रियाएं अलग अलग होती है साथ में, तब हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। ठीक है, और यहाँ पर आया है हथियाई थी, यहाँ यानी हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर संज्ञा से क्रिया बनी है, इसलिए हम कहेंगे नाम धातु क्रिया। ठीक है, यहाँ स्वयं कार्य नहीं करके अन्य किसी से करवाए हैं, इसलिए यहाँ कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आगे है आया हूँ क्रिया से पहले खाकर क्रिया हुई है, इसलिए हम कहेंगे खाकर है ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, और आगे की क्रिया देखते हैं। यहाँ खेलने जाओ ये आज्ञा दी जा रही है, इसलिए इसे कहेंगे हम आज्ञार्थक क्रिया। ठीक है, और चलते हैं क्रिया के वाच्य। वाच्य के 3 भेद हैं। कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो जहाँ पर क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो, यानी कि वह घर जा रहा है, तो कर्तृवाच्य। अब मुझसे रोटी खाई जा रही है, यहाँ रोटी कर्म और भार है, इसलिए हम कहेंगे कर्मवाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, ये भाव बताया जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि भाववाच्य। ठीक है, ओके।